सोचिए, आप सुबह सुबह अपनी फेवरेट कॉफ़ी लेकर बालकनी में खड़े हैं और सामने वाले घर की खिड़की से मिस्टर शर्मा अपने बेटे को डांट रहे हैं। अब आप सोचते हैं, ये शर्मा जी हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहते हैं। वेलकम टू रीड पीपल लाइक अ बुक बाय पैट्रिक किंग, जहां हम जानेंगे कि किसी के बिहेवियर के पीछे छिपी साइकोलॉजी को कैसे डिकोड करें। चैप्टर 1 की शुरुआत होती है इसी सवाल से, क्या हर इंसान का बर्ताव बस यूं ही होता है या उसके पीछे कोई डीप रीजन छुपा होता है। अब मान लीजिए आपके दोस्त राहुल की बात करें, जो हर छोटी बात पर इंस्टेंटली डिफेंसिव हो जाता है। जैसे ही कोई उसकी गलती पॉइंट आउट करता है, वह बहस करने लगता है या टॉपिक चेंज कर देता है। क्या कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? हो सकता है बचपन में राहुल को हर गलती पर ज्यादा डांटा गया हो, या उसे हमेशा खुद को सही साबित करना पड़ा हो। अब जब भी कोई उसकी गलती निकालता है, उसका माइंड उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसे गुस्से से रिएक्ट करवाता है। यही है बिहेवियर का पैटर्न, जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह आपकी फ्रेंड सिमरन को देखिए, जो हर किसी की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहती है, चाहे खुद कितनी भी बिजी क्यों ना हो। शायद उसने अपने लाइफ में ऐसा कुछ फील किया हो कि लोग उसे तभी वैल्यू करते हैं जब वह दूसरों की मदद करती है। इसलिए अब उसकी आदत बन गई है कि वह खुद को भूलकर भी दूसरों की हैप्पीनेस के लिए कुछ भी कर जाए। चैप्टर 1 यही बताता है कि हर इंसान का बिहेवियर उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस, इमोशनल नीड्स और साइकोलॉजिकल स्टेट से बनता है। अगर आप इन पैटर्न्स को पहचानना सीख जाएं, तो आप न सिर्फ लोगों के इंटेंशंस और फीलिंग्स को समझ सकते हैं, बल्कि उनके फ्यूचर एक्शंस का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यही स्किल आपके रिलेशनशिप्स और कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। अब जहां चैप्टर 1 खत्म होता है, वहीं से चैप्टर 2 की शुरुआत होती है। लोग जो कहते हैं और जो करते हैं, उसमें फ़र्क क्यों होता है? क्या सच में वर्ड्स और एक्शंस हमेशा एक जैसे होते हैं, या उनके पीछे छुपे होते हैं कुछ और सीक्रेट्स? चलिए अगले चैप्टर में इसी मिस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे। चैप्टर 2 की शुरुआत होती है एक मज़ेदार सिचुएशन से। सोचिए, आपके ऑफिस में एक कॉलीग है, नेहा, जो हमेशा कहती है कि उसे किसी की ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही कोई उसकी प्रेजेंटेशन में छोटी सी भी गलती निकाल देता है, वह पूरे दिन अपसेट रहती है और अगले दिन तक भी मूड ऑफ रहता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या नेहा सच बोल रही है या बस दिखावा कर रही है? यही है वर्ड्स और एक्शंस के बीच का गैप, जिसे समझना रीड पीपल लाइक अ बुक बाय पैट्रिक किंग की सबसे एक्साइटिंग लर्निंग है। असल में बहुत बार लोग जो कहते हैं, वह उनके असली फीलिंग्स से बिल्कुल अलग होता है। जैसे कोई दोस्त कहता है, मुझे पार्टीज में जाना पसंद नहीं, लेकिन जब भी कोई इनवाइट करता है, वह सबसे पहले तैयार हो जाता है। इसका मतलब है कि उसके वर्ड्स और एक्शंस में डिस्कनेक्ट है। कई बार लोग अपने इमोशंस को छुपाने के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं ताकि उन्हें खुद भी लगे कि वे स्ट्रांग हैं या उन्हें किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन असल में उनके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स चल रही होती हैं, जो उनके एक्शंस में नज़र आ जाती हैं। अब सोचिए, आपकी दोस्त पूजा हमेशा कहती है कि उसे क्रिटिसिज्म से कोई डर नहीं, लेकिन जैसे ही कोई उसकी आर्ट की तारीफ नहीं करता, वे हफ्तों तक सोशल मीडिया से डिसअपीयर हो जाती है। इसका मतलब है कि पूजा के लिए दूसरों की राय बहुत मैटर करती है, भले ही वह वर्बली कुछ और कहे। इसी तरह कई लोग अपने वर्ड्स से खुद को कूल या कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब रियल चैलेंज आता है तो उनकी बॉडी लैंग्वेज नर्वसनेस दिखा देती है। चैप्टर 2 हमें सिखाता है कि अगर हमें किसी को सही मायने में समझना है, तो सिर्फ उनके वर्ड्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें उनके एक्शंस, रिएक्शंस और बॉडी लैंग्वेज को भी ऑब्जर्व करना चाहिए। जब आप ये फ़र्क पहचानना सीख जाते हैं, तो आप लोगों की असली सोच और फीलिंग्स को डिकोड कर सकते हैं, और यही स्किल आपको एक नेक्स्ट लेवल पीपल रीडर बना देती है। अब जहां चैप्टर 2 खत्म होता है, वहीं से चैप्टर 3 की शुरुआत होगी। क्या लोग हर जगह एक जैसे होते हैं, या माहौल बदलने से उनका बिहेवियर भी बदल जाता है? चलिए अगले चैप्टर में इसी पजल को सॉल्व करेंगे। चैप्टर 3 की शुरुआत होती है एक नए माहौल से। इमेजिन कीजिए, आपकी दोस्त तान्या, जो अपने घर में सुपर एनर्जेटिक और बातूनी रहती है, लेकिन जैसे ही वह अपने नए ऑफिस में जाती है, अचानक बहुत शांत और रिजर्व्ड हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे,
क्या तान्या का असली बिहेवियर वही है जो वह घर में दिखाती है, या फिर ऑफिस वाला? यही सवाल रीड पीपल लाइक अ बुक बाय पैट्रिक किंग के तीसरे चैप्टर का कोर है। क्या इंसान का बिहेवियर हर जगह एक जैसा रहता है या एनवायरनमेंट के हिसाब से बदल जाता है? असल में साइकोलॉजी कहती है कि हमारा बिहेवियर सिर्फ हमारी पर्सनैलिटी से नहीं, बल्कि उस कॉन्टेक्स्ट या एनवायरनमेंट से भी शेप होता है जिसमें हम होते हैं। जैसे घर का कंफर्ट जोन, जहां तान्या को कोई जज नहीं कर रहा, वहां वह ओपन रहती है। लेकिन ऑफिस का फॉर्मल एनवायरनमेंट, जहां हर बात पर अटेंशन मिलती है और लोग ऑब्जर्व करते हैं, वहां उसका बिहेवियर खुद ब खुद बदल जाता है। यही वजह है कि कई लोग अपने दोस्तों के साथ लाउड और फन लविंग होते हैं, लेकिन स्ट्रेंजर्स के बीच आते ही सडनली इंट्रोवर्ट बन जाते हैं। बिहेवियर को कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग माहौल में अलग अलग फैक्टर्स काम करते हैं। सोशल नॉर्म्स, कल्चरल एक्सपेक्टेशंस, फिजिकल सेटिंग और वहाँ मौजूद लोगों का एटीट्यूड। जैसे किसी क्राउडेड मेट्रो में लोग अक्सर चुपचाप रहते हैं, लेकिन वही लोग अपने फेवरेट कैफ़े में जाते ही हंसने गाने लगते हैं। स्टडीज़ बताती हैं कि लाइट, कलर, नॉइज़ और इवन टेम्परेचर भी हमारे मूड और बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। अगर ऑफिस में बहुत ज़्यादा नॉइज़ है तो लोग जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, और अगर घर में नेचुरल लाइट है तो मूड ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। एनवायरनमेंट के अलावा सोशल कॉन्टेक्स्ट भी बिहेवियर बदलता है। जैसे स्कूल में बच्चे अपने टीचर्स के सामने डिसिप्लिन्ड रहते हैं, लेकिन प्लेग्राउंड में वही बच्चे सुपर एक्टिव और समटाइम्स नॉटी भी हो जाते हैं। कल्चर भी एक बड़ा फैक्टर है। हर कल्चर में सोशल बिहेवियर के अलग अलग रूल्स होते हैं जो इंसान को गाइड करते हैं कि किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। चैप्टर 3 यही सिखाता है कि अगर आप किसी के बिहेवियर को सही से समझना चाहते हैं तो सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी नहीं, बल्कि उसका एनवायरनमेंट, सोशल कॉन्टेक्स्ट और वहाँ की वाइब्स भी ऑब्जर्व करें। जब आप ये आर्ट सीख जाते हैं तो आप हर जगह लोगों को बेटर जज कर सकते हैं और अपने कम्युनिकेशन को भी उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब जहाँ चैप्टर 3 खत्म होता है, वहीं से चौथी अध्याय की शुरुआत होती है। क्या बिहेवियर के पीछे सिर्फ एनवायरनमेंट ही काम करता है, या इंसान की डीप इमोशनल नीड्स और साइकोलॉजिकल ड्राइव्स भी उसकी हर एक्शन को गाइड करती है? अगले चैप्टर में जानेंगे इंसान के अंदर छुपी उन नीड्स और मोटिवेशंस के बारे में जो उसके हर डिसीजन के पीछे हिडन रहती हैं। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये वीडियो सुन रहे हैं। ये हमारा नया चैनल है जहां हम आपके लिए ऐसी ही इंस्पायरिंग और दिल को छू लेने वाली किताबों की समरीज लाते रहेंगे, ताकि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी और मोटिवेशन आए। अगर आपको अभी तक हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मैं आपसे एक बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। आपका ये छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब रखता है। इससे हमें नई एनर्जी मिलती है और हम आपके लिए और भी बेहतर वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। तो चलिए इस जर्नी में हमारे साथ जुड़े रहें और मिलकर अपने जीवन को और भी खुशहाल और पीसफुल बनाएं। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चौथी की शुरुआत होती है एक ऐसे सवाल से जो अक्सर हमारे माइंड में आता है। आखिर लोग वही चीज़ें बार बार क्यों करते हैं जो उन्हें परेशान भी कर सकती हैं? रीड पीपल लाइक अ बुक बाय पैट्रिक किंग के इस चैप्टर में हम डीप डाइव करेंगे उन इमोशनल नीड्स और साइकोलॉजिकल ड्राइव्स में जो इंसान के बिहेवियर को सीक्रेटली कंट्रोल करती हैं। मान लीजिए आपके दोस्त अर्जुन को हर वक्त अप्रिसिएशन चाहिए, चाहे वह कितना भी अच्छा काम करे, जब तक उसे कोई क्लैप या कॉम्प्लीमेंट नहीं देता वह खुश नहीं होता। अब आप सोच सकते हैं ये क्रेविंग सिर्फ शो ऑफ के लिए है, लेकिन असल में अर्जुन की यह नीड बचपन के उन दिनों से जुड़ी हो सकती है जब उसे रेयरली किसी ने इनकरेज किया हो। इसी वजह से अब वह हर अचीवमेंट के बाद वैलिडेशन चाहता है। इमोशनल नीड्स का यही पैटर्न इंसान को बार बार वही काम करने पर मजबूर करता है, क्योंकि उसे उस खालीपन को भरना है जो उसके पास्ट में रह गया था। इसी तरह आपकी फ्रेंड रिया को देखिए, जो हमेशा दूसरों की मदद करने में लगी रहती है, इवन जब उसे खुद स्ट्रेस हो। कभी कभी लगता है कि वह दूसरों के लिए खुद को इग्नोर कर देती है। दरअसल रिया की सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल ड्राइव है बिलोंगिंगनेस,
यानी उसे लगता है कि जब तक वह दूसरों की मदद करती रहेगी लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे। ये नीड उसे बार बार सैक्रिफाइस करने के लिए पुश करती है, क्योंकि एक्सेप्टेंस और प्यार उसके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। बिहेवियरल साइकोलॉजी कहती है कि हर इंसान के अंदर कुछ कोर नीड्स होती हैं: सफाई, प्यार, सम्मान, प्राप्ति और नियंत्रण। अगर किसी की सेफ्टी नीड पूरी नहीं होती तो वह हर डिसीजन में एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाता है। अगर रिस्पेक्ट की कमी है तो वह बार बार खुद को प्रूव करने की कोशिश करता है। और अगर किसी को कंट्रोल चाहिए तो वह हर छोटी बात में अपना ओपिनियन देना चाहता है ताकि उसे लगे कि वह सिचुएशन को हैंडल कर रहा है। चैप्टर 4 यही समझाता है कि जब आप किसी के बिहेवियर के पीछे छुपी इमोशनल नीड्स और साइकोलॉजिकल ड्राइव्स को पहचान लेते हैं तो आप न सिर्फ उन्हें बेटर समझ पाते हैं बल्कि उनकी फ्यूचर चॉइसेस और रिएक्शंस का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। यही आर्ट आपको एक ट्रू पीपल रीडर बना देती है, जिससे आप अपने रिलेशनशिप्स को और भी स्ट्रॉन्ग और मीनिंगफुल बना सकते हैं। अब जहां चौथा अध्याय खत्म होता है वहीं से चैप्टर 5 की शुरुआत होती है। क्या सिर्फ नीड्स ही बिहेवियर को डिसाइड करती हैं या हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस और फियर्स भी हमारे डिसीजंस को सीक्रेटली इन्फ्लुएंस करते हैं? अगले चैप्टर में करेंगे इसी हिडन कनेक्शन का खुलासा। चैप्टर 5 की शुरुआत होती है एक दिलचस्प मेमोरी से। सोचिए, आप अपने पुराने दोस्त आदित्य के साथ एक कैफे में बैठे हैं। आदित्य के पास एक शानदार जॉब ऑफर आया है, लेकिन वह बार बार डिसीजन लेने से बच रहा है। जब आप उससे पूछते हैं कि वह क्यों हेजिटेट कर रहा है तो वह कहता है, मुझे लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा और सब लोग मुझे जज करेंगे। अब यहाँ सवाल उठता है, क्या सिर्फ आदित्य की नीड्स या एम्बिशंस उसके डिसीजंस को कंट्रोल कर रही हैं, या उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस और फियर्स भी सीक्रेटली उसकी चॉइसेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? रीड पीपल लाइक अ बुक बाय पैट्रिक किंग के इस चैप्टर में यही गहराई से एक्सप्लोर किया गया है। असल में हमारा बिहेवियर सिर्फ हमारी वर्तमान ज़रूरतों या डिज़ायर्स पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि हमारे पुराने अनुभव और डर भी उसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। आदित्य का एग्जाम्पल लीजिए। कॉलेज के दिनों में उसने एक बार किसी बिग कंपटीशन में हिस्सा लिया था, लेकिन हार गया था। उस हार के बाद उसे कई दिनों तक लो फील हुआ और लोगों की बातें भी सुननी पड़ी। अब जब भी उसके सामने कोई बड़ा मौका आता है, उसका माइंड उसे ऑटोमेटिकली सेफ जोन में रहने को कहता है, ताकि उसे फिर से वही पेन न झेलना पड़े। यही है पास्ट एक्सपीरियंसेस और फियर्स का मैजिक, जो हमारे डिसीजंस को साइलेंटली गाइड करता है। इसी तरह आपकी दोस्त नीलिमा को देखिए, जो हर नई अपॉर्चुनिटी को तुरंत ग्रैब कर लेती है बिना ज्यादा सोचे। कभी कभी लगता है कि वह बहुत इम्पल्सिव है, लेकिन अगर आप उसके पास्ट को जानें तो पता चलेगा कि बचपन में उसके पेरेंट्स ने उसे सिखाया था कि लाइफ में हर चांस को पकड़ना चाहिए, वरना रिग्रेट ही हाथ लगेगा। अब यही लेसन उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन चुका है और वह हर बार रिस्क लेने के लिए रेडी रहती है। चैप्टर 5 हमें यह समझाता है कि अगर आप किसी के डिसीजंस को सही से डिकोड करना चाहते हैं तो सिर्फ उसकी नीड्स या डिज़ायर्स नहीं, बल्कि उसके पुराने एक्सपीरियंसेस और फियर्स को भी समझना ज़रूरी है। जब आप ये पैटर्न पकड़ लेते हैं तो आप लोगों के फ्यूचर एक्शंस का अंदाज़ा बड़ी आसानी से लगा सकते हैं, और यही स्किल आपके पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशंस दोनों में काम आती है। अब जहाँ चैप्टर 5 खत्म होता है वहीं से चैप्टर 6 की शुरुआत होती है। क्या सिर्फ माइंड और फीलिंग्स ही बिहेवियर को शेप करते हैं, या बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस भी इंसान के असली इमोशंस रिवील कर सकते हैं? अगले चैप्टर में करेंगे इसी बॉडी लैंग्वेज डिकोडिंग का मज़ेदार सफ़र। चैप्टर 6 की शुरुआत होती है उस पल से जब आप अपने दोस्त विशाल के साथ एक मूवी देखने गए हैं। इंटरवल के बाद आप उससे पूछते हैं, मूवी कैसी लग रही है? विशाल मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत बढ़िया है, मज़ा आ रहा है। लेकिन आप नोटिस करते हैं कि उसकी आंखें नीचे झुकी हैं, शोल्डर्स थोड़े ढीले हैं और वह पॉपकॉर्न भी हार्डली खा रहा है। अब यहाँ रीड पीपल लाइक अ बुक बाय पैट्रिक किंग का असली मैजिक शुरू होता है। क्या सिर्फ वर्ड्स पर भरोसा करना सही है, या बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस भी इंसान के असली इमोशंस रिवील कर सकते हैं? असल में रिसर्च कहती है कि इंसान के रियल फीलिंग्स उसके बॉडी सिग्नल्स में सबसे पहले दिखते हैं। जब कोई खुश होता है तो उसकी आईज में स्पार्क आ जाता है,
पोस्चर कॉन्फिडेंट हो जाता है और फेस पर जेन्युइन स्माइल होती है। वहीं अगर कोई सैड या एंग्शियस है तो उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली डिफेंसिव या क्लोज्ड हो जाती है। जैसे विशाल का एग्जाम्पल, उसके वर्ड्स तो पॉजिटिव थे लेकिन बॉडी लैंग्वेज ने बता दिया कि वह शायद बोर्ड या अपसेट है। यही रीज़न है कि एक्सपर्ट कम्युनिकेटर्स हमेशा वर्ड्स के साथ साथ जेस्चर्स, माइक्रो एक्सप्रेशंस और टोन ऑफ वॉइस पर भी ध्यान देते हैं। अब सोचिए, आपकी कॉलीग मीरा हर मीटिंग में कहती है कि उसे टीम की डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब भी कोई उसकी बात काटता है वह तुरंत आर्म्स क्रॉस कर लेती है और उसकी आईब्राउज हल्की सी तनी हुई दिखती हैं। इसका मतलब है कि उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन या डिसएग्रीमेंट है, भले ही वह वर्बली कुछ ना बोले। इसी तरह जब कोई नर्वस होता है तो वह बार बार अपनी वॉच देखता है, पेन घुमाता है या टेबल पर फिंगर्स टैप करता है। ये सब छोटे छोटे क्लूज होते हैं जो वर्ड्स से कहीं ज़्यादा लाउड होते हैं। चैप्टर 6 हमें सिखाता है कि अगर आपको किसी के इमोशंस या इंटेंशंस को एक्यूरेटली समझना है तो सिर्फ उनकी बातें नहीं बल्कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स को भी डिकोड करना सीखिए। ये स्किल न सिर्फ आपको लोगों के क्लोजर लाता है बल्कि आपके कम्युनिकेशन को भी सुपर इफेक्टिव बना देता है। अब जहां चैप्टर 6 खत्म होता है वहीं से चैप्टर 7 की शुरुआत होती है। क्या सिर्फ बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस ही काफ़ी हैं या इंसान की मोटिवेशन और डीप डिज़ायर्स भी उसके बिहेवियर को सीक्रेटली ड्राइव करती हैं? चलिए अगले चैप्टर में जानेंगे मोटिवेशन के उन हिडन सीक्रेट्स को जो हर एक्शन के पीछे छुपे होते हैं। चैप्टर 7 की शुरुआत होती है उस मोमेंट से जब आप अपने जिम पार्टनर रोहित को देखते हैं। रोहित हर दिन सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट करता है, चाहे मौसम कैसा भी हो। एक दिन आप कैजुअली पूछ लेते हैं, तू इतना डेडिकेटेड क्यों है? कभी कभी तो छुट्टी ले लिया कर। रोहित हंसते हुए कहता है, मुझे बस फिटनेस पसंद है। लेकिन अगर आप गौर करें तो उसके बिहेवियर के पीछे सिर्फ फिटनेस का शौक नहीं बल्कि एक गहरी प्रेरणा छुपा है। रीड पीपल लाइक अ बुक बाय पैट्रिक किंग के इस चैप्टर में हम जानेंगे कि इंसान के एक्शंस के पीछे कौन सी हिडन मोटिवेशंस और डिज़ायर्स काम करती हैं जो उसके हर डिसीजन को साइलेंटली ड्राइव करती हैं। असल में साइकोलॉजी मानती है कि हर इंसान के अंदर दो सबसे बड़े ड्राइवर्स होते हैं, खुशी पाना और दर्द से बचना। रोहित का एग्जाम्पल लें तो हो सकता है कि उसे जिम में मेहनत करने से सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है, या फिर वह किसी हेल्थ इश्यू से बचना चाहता है जो उसके फैमिली में रहा हो। यानी उसके बिहेवियर के पीछे या तो प्लेजर की चाहत है या पेन से बचने की कोशिश। यही मोटिवेशन उसे रोज सुबह उठने के लिए पुश करती है, भले ही उसके फ्रेंड्स लेट नाइट पार्टी करके सो रहे हों। इसी तरह आपकी दोस्त अनन्या हर वक्त दूसरों को इम्प्रेस करने में लगी रहती है, न्यू क्लोथ्स, ट्रेंडिंग रील्स और हर पार्टी में स्पॉटलाइट में रहना। अगर आप उससे पूछें तो वह कहेगी, मुझे बस फैशन पसंद है, लेकिन डीप डाउन उसकी मोटिवेशन है अप्रिशिएशन और अटेंशन पाना या फिर रिजेक्शन का डर। कई बार लोग अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए सिंपल रीजंस देते हैं, लेकिन असली मोटिवेशन उनके सबकॉन्शियस में छुपा रहता है। चैप्टर 7 हमें सिखाता है कि अगर आप किसी के बिहेवियर को सही से डिकोड करना चाहते हैं तो उसके पीछे की मोटिवेशन को समझना ज़रूरी है। क्या वह खुशी के लिए कुछ कर रहा है या किसी डर से बचने के लिए? जब आप यह पैटर्न पकड़ लेते हैं तो आप न सिर्फ लोगों की चॉइसेस को समझ सकते हैं बल्कि उनके फ्यूचर एक्शंस का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। यही स्किल आपको लोगों के दिल के और करीब ले आती है और आपकी अंडरस्टैंडिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है। अब जहां चैप्टर 7 खत्म होता है वहीं से चैप्टर 8 की शुरुआत होती है। क्या मोटिवेशन और डिज़ायर्स के अलावा भी कुछ ऐसा है जो इंसान की प्रायोरिटीज़ और बिहेवियर को डिसाइड करता है? अगले चैप्टर में जानेंगे इंसान की ज़रूरतों के उन लेवल्स के बारे में जो उसकी पूरी लाइफ को शेप करते हैं। चैप्टर 8 की शुरुआत होती है उस दिन से जब आप अपने पुराने दोस्त संजय से मिलने उसके नए अपार्टमेंट में जाते हैं। अपार्टमेंट बहुत ही सिंपल है, ना फैंसी फर्नीचर, ना कोई डेकोरेशन, बस बेसिक ज़रूरत की चीज़ें। आप पूछते हैं, यार कुछ नया क्यों नहीं खरीदा? संजय मुस्कुराकर कहता है, अभी तो बस रेंट और बिल्स मैनेज करना है, बाकी सब बाद में। यहीं से रीड पीपल लाइक अ बुक बाय पैट्रिक किंग के इस चैप्टर का असली मैसेज शुरू होता है।
हर इंसान की प्रायोरिटीज़ और बिहेवियर उसके नीड्स के अलग अलग लेवल्स से डिसाइड होते हैं। असल में साइकोलॉजी के एक फेमस मॉडल मस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स के मुताबिक इंसान की ज़रूरतें 5 लेवल्स में बंटी होती हैं। सबसे नीचे आती हैं बेसिक फिजिकल नीड्स, जैसे खाना, पानी और छत। अगर ये पूरी नहीं होती तो इंसान की सारी एनर्जी इन्हें पूरा करने में ही लग जाती है। जैसे संजय अभी सिर्फ रेंट और बिल्स की टेंशन में है, इसलिए डेकोरेशन या लग्जरी उसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब ये नीड्स पूरी हो जाती है तो अगला लेवल आता है सेफ्टी का, जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ और फ्यूचर की स्टेबिलिटी। अगर किसी को लगता है कि उसकी नौकरी खतरे में है तो वह रिस्की डिसीजंस लेने से बचेगा और सेफ ऑप्शंस ही चूज करेगा। इसके बाद आती हैं सोशल नीड्स, दोस्त, फैमिली और बिलोंगिंगनेस। जब कोई इंसान अकेला महसूस करता है तो वह रिलेशनशिप्स और दोस्ती को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगता है। फिर आता है सेल्फ रिस्पेक्ट और रिकग्निशन का लेवल, जहां इंसान चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, उसकी अचीवमेंट्स को नोटिस करें। और सबसे ऊपर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब इंसान अपनी पूरी पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना चाहता है। कुछ नया सीखना, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना और खुद को बेहतर बनाना उसकी प्रायोरिटी बन जाती है। चैप्टर 8 हमें सिखाता है कि अगर आप किसी के बिहेवियर को समझना चाहते हैं तो पहले यह जानिए कि वह अपनी ज़रूरतों की सीढ़ी पर किस लेवल पर है। उसकी प्रायोरिटीज़, डिसीजंस और रिएक्शंस उसी हिसाब से बदलती हैं। जब आप यह आर्ट सीख जाते हैं तो आप लोगों के साथ ज़्यादा डीप और मीनिंगफुल कनेक्शन बना सकते हैं। अब जहां चैप्टर 8 खत्म होता है, वहीं से चैप्टर 9 की शुरुआत होती है। क्या सिर्फ नीड्स और प्रायोरिटीज़ ही बिहेवियर को कंट्रोल करती है, या इंसान के अंदर छुपा ईगो और उसके डिफेंस मैकेनिज्म्स भी उसके एक्शंस को सीक्रेटली गाइड करते हैं? अगले चैप्टर में करेंगे इसी साइकोलॉजिकल मिस्ट्री का खुलासा। चैप्टर 9 की शुरुआत होती है एक मज़ेदार रियल लाइफ सिनेरियो से। सोचिए, आपकी दोस्त प्राची हमेशा अपनी गलतियों के लिए दूसरों को ब्लेम कर देती है। अगर कभी ग्रुप प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वह तुरंत कहती है, ये सब रोहन की वजह से हुआ, मैं तो बिल्कुल सही थी। अब आप सोचते हैं, क्या प्राची सच में परफेक्ट है या उसके बिहेवियर के पीछे कोई साइकोलॉजिकल गेम चल रहा है? रीड पीपल लाइक अ बुक बाय पैट्रिक किंग के इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे इंसान का ईगो और उसके डिफेंस मैकेनिज्म्स उसके एक्शंस को सीक्रेटली कंट्रोल करते हैं। असल में हर इंसान के अंदर एक ईगो होता है जो उसे खुद को अच्छा और सेफ महसूस कराने की कोशिश करता है। जब भी हमारा ईगो खतरे में पड़ता है, जैसे कोई हमारी गलती पकड़ ले या हमें क्रिटिसाइज करे, तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली डिफेंस मोड में चला जाता है। प्राची का एग्जाम्पल लें तो जब भी कोई उसकी गलती बताता है, उसका ईगो हर्ट होता है। इस पेन से बचने के लिए वह ब्लेम दूसरों पर डाल देती है ताकि उसे खुद को गलत न मानना पड़े। साइकोलॉजी में इसे प्रोजेक्शन कहते हैं। अपनी कमजोरी या गलती को दूसरों में देखना और खुद को गिल्ट फ्री फील कराना। इसी तरह कभी कभी लोग किसी पेनफुल ट्रूथ को मानने से ही इनकार कर देते हैं। जैसे आपके दोस्त समीर को गैम्बलिंग की प्रॉब्लम है, लेकिन जब भी कोई उससे कहता है, वह कहता है, मुझे कोई एडिक्शन नहीं है, मैं तो बस फन के लिए खेलता हूँ। ये डिनायल है, माइंड का एक डिफेंस मैकेनिज्म, जिससे इंसान अनकंफर्टेबल रियलिटी से टेम्पोरेरीली बच जाता है। कई बार लोग अपनी गलती को जस्टिफाई करने के लिए एक्सक्यूजेस बनाते हैं, जैसे वैसे भी ये प्रोजेक्ट इम्पॉर्टेंट नहीं था, ताकि उन्हें फेलियर का दर्द महसूस ना हो। कुछ लोग अपनी पेनफुल मेमोरीज को इतने अंदर दबा देते हैं कि उन्हें याद भी नहीं रहता कि कभी कुछ बुरा हुआ था। लेकिन ये दबे हुए इमोशंस उनके बिहेवियर को साइलेंटली इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। कई बार किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में लोग अचानक बच्चा बन जाते हैं, जैसे गुस्से में टॉयज फेंकना या रोना। इसे रिग्रेशन कहते हैं। और कभी कभी लोग अपने नेगेटिव इमोशंस को किसी और पर निकाल देते हैं, जैसे ऑफिस में डांट खाने के बाद घर पर गुस्सा करना। ये डिस्प्लेसमेंट है। चैप्टर 9 हमें सिखाता है कि अगर आप किसी के डिफेंस मैकेनिज्म्स को पहचानना सीख जाएं, तो आप उनके असली इमोशंस, फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ को भी समझ सकते हैं। इससे न सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, बल्कि आप लोगों के साथ ज़्यादा एम्पैथी और पेशेंस के साथ डील कर सकते हैं। अब जहां चैप्टर 9 खत्म होता है, वहीं से चैप्टर 10 की शुरुआत होती है।
क्या इन सारे साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को समझने के बाद हम अपने रिलेशनशिप्स और कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं? अगले चैप्टर में जानेंगे इन लर्निंग्स को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें और बने एक ट्रू पीपल रीडर। चैप्टर 10 की शुरुआत होती है एक इंस्पायरिंग मॉर्निंग से, जब आप अपने छोटे भाई के साथ पार्क में वॉक कर रहे हैं। वह अचानक पूछता है, भैया लोग इतने अलग अलग क्यों बिहेव करते हैं? कभी कोई बहुत फ्रेंडली होता है, कभी कोई बहुत रिजर्व्ड। आप मुस्कुराते हैं क्योंकि अब आपके पास रीड पीपल लाइक अ बुक बाय पैट्रिक किंग की पूरी जर्नी के बाद इसका जवाब है। इस फाइनल चैप्टर में किताब की सारी इनसाइट्स एक साथ जुड़ती हैं। अब आप जानते हैं कि हर इंसान का बिहेवियर सिर्फ उसके वर्ड्स पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस, इमोशनल नीड्स, फियर्स, मोटिवेशंस, बॉडी लैंग्वेज और डिफेंस मैकेनिज्म्स ऑल मिलकर उसकी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं। आपने सीखा कि किसी की बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस को पढ़ना, उसके वर्ड्स और एक्शंस के बीच का फ़र्क समझना और उसके डिसीजंस के पीछे छुपी नीड्स और डिज़ायर्स को डिकोड करना कितना ज़रूरी है। आपने यह भी जाना कि मज़लोज़ हायरार्की ऑफ नीड्स से लेकर ईगो और डिफेंस मैकेनिज्म्स तक हर साइकोलॉजिकल लेयर इंसान के बिहेवियर को सीक्रेटली इन्फ्लुएंस करती है। चैप्टर 10 यही बताता है कि जब आप इन पैटर्न्स को पहचानना सीख जाते हैं तो आपके रिलेशनशिप्स और कम्युनिकेशन स्किल्स नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं। अब आप सिर्फ लोगों की बातों पर भरोसा नहीं करते, बल्कि उनके जेस्चर्स, रिएक्शंस और साइलेंट सिग्नल्स को भी समझने लगते हैं। इससे आप ज़्यादा एम्पैथेटिक, पेशेंट और अंडरस्टैंडिंग बन जाते हैं, चाहे वह फैमिली हो, फ्रेंड्स हों या कॉलीग्स। आप जान जाते हैं कि हर इंसान के एक्शंस के पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है, और जब आप उस रीज़न को समझ लेते हैं तो आपके लिए किसी के साथ भी कनेक्ट करना आसान हो जाता है। रीड पीपल लाइक अ बुक बाय पैट्रिक किंग की सबसे बड़ी लर्निंग यही है कि लोगों को समझना कोई मैजिक ट्रिक नहीं, बल्कि एक आर्ट है जिसे प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन से सीखा जा सकता है। जब आप इस स्किल को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप न सिर्फ दूसरों के साथ बेहतर बॉन्ड्स बना सकते हैं, बल्कि खुद को भी बेहतर समझ पाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी के बिहेवियर को जज करें तो थोड़ा रुकिए, ऑब्जर्व कीजिए और सोचिए उसके एक्शंस के पीछे कौन सी स्टोरी छुपी है। यही है इस किताब का अल्टीमेट मैसेज। हर इंसान एक खुली किताब है, बस आपको उसे सही तरीके से पढ़ना आना चाहिए। इसी के साथ हमारी बुक जर्नी यहीं फिनिश होती है, लेकिन आपकी रियल लाइफ में लोगों को समझने की जर्नी अब शुरू होती है। दोस्तों, हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह समरी पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब आपकी बारी है। आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स और फीलिंग्स ज़रूर शेयर करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है और इससे हमें बेहतर कंटेंट बनाने में मदद मिलती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपसे अगली किताब की नई जर्नी मिस ना हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।